हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल सपनों की उड़ान में स्वागत है। आपके लिए आज हिस्ट्री की सेकेंड क्लास है। इसके पहले हम लोग पहली क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी तो जाइए और मेरी पहली क्लास देखिए। आज हम सेकेंड क्लास पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की। इस क्लास में हम संपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये क्लास डेली होगी। डेली आपकी क्लास होगी हिस्ट्री की, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी क्लास की आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी में हमने सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे मनका। मनका क्या होता है? सबसे पहली बात, अगर मनका आता है तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम मनका क्या होता है। तो मैं बता दूं कि मनका एक प्रकार का आभूषण होता है। आभूषण मीन्स जिससे माला बनाई जा सकती है। ठीक है, एक प्रकार का मोती होता है मनका। जो किससे निर्माण होता था मनका का? अब आप पूछेंगे मैम, तो मैं आपका क्वेश्चन सही है, तो मैं बताऊंगी हाथी के दांत, पत्थर तथा लकड़ी आदि से निर्मित होता था। ठीक है, मनके से क्या होता था, मतलब मनका क्यों बना ना, तो इसका मीन्स क्या होगा कि मनका क्यों बना, तो इसका अर्थ होगा इसे सामाजिक रहन सहन का पता चलता था। मनके से हमें सामाजिक रहन सहन का पता चलता था। ठीक है, मनके से बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराए। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम आपको बताते चलेंगे और आप अपनी नोटबुक पर लिखते चलिए। हम पढ़ेंगे मिट्टी के बर्तन यानी कि मृद भांड। ठीक है, मृद भांड ये भी इतिहास जानने का एक स्रोत है। इससे क्या होता था, सभ्यता के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पता चलता था। जो मृदभांड था यह एक इतिहास जानने का स्रोत था, उतना ज़्यादा निर्मित नहीं था पहले। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद के कालखंड में इसका विशेष महत्व, मतलब पहले इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं था लोगों को। मृदभांड था तो, लेकिन इसका ज़्यादा ज्ञान सबको नहीं था। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद के कालखंड में इसका विशेष महत्व मीन्स सबको इसका ज्ञान होने लगा और तरह तरह के मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। आगे पढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तन में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और आगे हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का एंड होता है यहीं से, हम शुरू करेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में 3 प्रकार की पुस्तकों को सम्मिलित किया गया था। जो साहित्यिक स्रोत था इसमें 3 प्रकार की पुस्तकें थी। नंबर 1 कौन सी थी? धार्मिक पुस्तकें। नंबर 1 कौन सी थी? धार्मिक पुस्तकें। नंबर 2 अन्य पुस्तकें, और नंबर 3 विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, धार्मिक पुस्तकें सबसे पहला हम पढ़ेंगे। तो धार्मिक पुस्तकों में क्या था? हिंदू धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की पुस्तकें थी। तो सबसे पहले धार्मिक पुस्तकों में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदू धर्म की पुस्तकें क्या थी। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिंदू धर्म की जो पुस्तकें हैं इसमें कौन कौन सी थी? वेद, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि। यानी कि हिंदू धर्म की जो भी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें थी, महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की जो पुस्तकें थी कौन कौन सी थी। वेद, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि। अब हम वेद की चर्चा करते हैं। वेद जो था ये विद शब्द से बना था। वेद किससे बना था? तो विद शब्द से बना था, जिसका अर्थ क्या था? ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। वेद किससे बना था? विद शब्द से बना था, जिसका अर्थ था ज्ञान। देखिए वेद हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक अलग से भी क्लास लाएंगे आपके लिए। अभी इसमें पढ़ते हैं, जितना इम्पोर्टेंट है हम पढ़ाएंगे, अलग से भी क्लास लाएंगे आपके लिए। तो देखिए वेद विद शब्द से बना है। वेद जिसका अर्थ ज्ञान है, इसे अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, इसे और अन्य किस नाम से जाना गया है? तो अपौरुषेय भी कहा गया है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या थी 4। कितनी संख्या थी वेदों की? तो वेदों की संख्या थी 4।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा गया? तो इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है। कौन से चारों वेदों को? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद को संहिता कहा गया है। इसी में बात आती है वेद त्रयी। अब आप कहेंगे मैम अगर संहिता इन चारों वेदों को कहा गया है तो वेद त्रयी किसे कहा गया है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। केवल 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को ही शामिल किया गया है। ठीक है, आपको समझ में आया सही से? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगर इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाइए और कमेंट कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स हैं, हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपके डाउट्स के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपको टॉपिक अलग से पढ़ना होता है, तो आप उसे कमेंट करिए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो था, जब पहले बहुत ज़्यादा यज्ञ हुआ करते थे राजाओं के शासनकाल में, तो यज्ञ विधियों का मतलब यज्ञ विधियों को बताया गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया गया था? तो यज्ञ विधियों को बताया गया था। इस ग्रंथ में राजा परीक्षित से लेकर बिंबिसार का इतिहास मिलता है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें राजा जो परीक्षित थे उनसे लेकर बिंबिसार का इतिहास मिलता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे, परीक्षित राजा और बिंबिसार के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, ये नोट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। वेदों की संख्या इन ग्रंथों में की गई है। वेदों की संख्या, जो भी वेद बताए थे हमने ऊपर कि वेद 4 होते हैं, तो इनकी व्याख्या किस में की गई है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अरण्यक। अरण्यक क्या होता है? इसे रहस्य ग्रंथ कहा जाता है। रहस्य ग्रंथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिमालय में एक शहर में बसा था ये, और अचानक से ये गायब हो गया। मतलब इसका भी किसी को भी पता नहीं चला, इसलिए इसे रहस्य ग्रंथ कहा जाता है। यह वेदों के ज्ञान तथा दर्शन को बताता है। क्या बताता है? यह वेदों के ज्ञान तथा दर्शन को बताता है। ये कर्म कांड की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये कर्म कांड की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कौन कर्म कांड की व्याख्या नहीं करता है? तो अरण्यक। पूछा जाएगा कि कर्म कांड की व्याख्या नहीं करता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक अरण्यक रहेगा। तो अरण्यक पर आपको टिक करना है कि अरण्यक जो है कर्म कांड की व्याख्या नहीं करता है। ये वेदों का गद्य वाला भाग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद, इसका अर्थ समीप बैठकर चर्चा करना है। यह भारत की गुरु शिष्य परंपरा को दिखाता है, यानी कि गुरु और शिष्य जो होते हैं उनकी परंपरा को दिखाता है। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि किसे भारतीय दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ कहते हैं? तो उपनिषद को। किसे कहते हैं? उपनिषद को भारतीय दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ कहते हैं। सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। ठीक है, तो भारतीय दर्शन का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा होगा? तो उपनिषद होगा। इसकी रचना गंगा घाटी के क्षेत्र में हुई थी। अब गंगा घाटी क्या है? गंगा घाटी के बारे में हम आपको बताएंगे। गंगा जो है, कानपुर जो शहर है हमारा, गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो गंगा हमारे